हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर हम 4 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में केमिस्ट्री का पेपर जो हुआ है हमारा, उसके डिस्कशन और एक डिटेल सॉल्यूशन के लिए प्रेजेंट है। और बच्चों, ये जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक ऑफिशियल पेपर नहीं है। पूरा की पूरा पेपर जो है वो मेमोरी बेस्ड है। और हमने बहुत से बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन किए और जो मैक्सिमम बच्चों ने जो ऑप्शंस बताए हैं, जो लैंग्वेज बताई है, उसके अकॉर्डिंग सारा डिस्कशन है वहाँ पर। तो देखिए, मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आपको अपने स्कोर प्रेडिक्ट करने में वहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में 4 सितंबर को जो पेपर हुआ है केमिस्ट्री का, उसका डिस्कशन। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। एटॉमिक साइज वहां पर पूछा है। पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज का एक आसान सा क्वेश्चन है। बच्चों देखिए, इतना आसान क्वेश्चन जिसकी शायद हम उम्मीद नहीं करते हैं कि जेईई इतना इजी क्वेश्चन हमसे पूछेगा। सभी की कॉपी में, सभी की नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज पूछा है बच्चों। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप जानते हैं, वो स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर इक्वल हो। तो साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन E और P अपॉन E रेशियो। तो बच्चों देखिए, जैसे अगर हम सॉल्यूशन पर जाएं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको इसके सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी चलिए, अगर कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो वो यहाँ से कवर अप करेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो Z अपॉन E रेशो, Z क्या है एटॉमिक नंबर, E क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन। Z अपॉन E आप बोल सकते हो या Z अपॉन P भी आप बोल सकते हो, एक ही बात होता है वहाँ पर। तो देखिए, Z अपॉन E रेशो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 12 एंड टोटल नंबर ऑफ O2 माइनस इज 10, F माइनस 10। देखिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो सभी में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10। अब वी नो दैट द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन E और P अपॉन E रेशियो। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर Z अपॉन E या P अपॉन E रेशियो अगर इंक्रीज करता है तो बेसिकली होता क्या है कि जो बैलेंस शेल है उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बैलेंस शेल पर इंक्रीज करेगा तो ओबियसली साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। तो देखिए, जैसे हम बात करें तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट Z अपॉन E बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर आंसर है। मैं मानता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट सही वहाँ पर करके आए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आपको वहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स के पेयर वहाँ पर दिए हुए हैं, और आपसे पूछा है कि किसमें सिमिलर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो आपको देखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी या मॉडरेट इजी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाई वन चेक कर लें। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम +2 का वाटर के साथ, वाटर आप जानते हो वीक फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी बच्चों। हैविंग 3d4 कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इसका CFT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ऑक्टाहेड्रल है, तो T2G3 एंड EG1, ओके, T2G3 एंड EG1। तो T2G3 तीन ऑर्बिटल्स है, ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तीनों, यानी टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 3 and 1, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर मिलेंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स बच्चों हमारा है आयरन प्लस टू का वाटर के साथ, अगेन वही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हैविंग sp3d2 हाइब्रिडेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूँ। 3d6 वहाँ पर होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G4 एंड EG2, ओके। तो 4, तो 1 2 3 एंड 4 एक पेयर अप हो गया, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो बच्चों 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर फर्स्ट। अब देखिए, अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्रोमियम का +3 कॉम्प्लेक्स, +3 हैविंग 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, वाटर अगेन वीक फील्ड लिगेंड, तो T2G3। और वैसे भी देखो, अगर D1 D2 D3 इनमें तो पेयरिंग का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड,
आप जानते ही हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनता है वहाँ पर। T2G 0, N अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया 3। सेकंड है हमारा Fe+3, Fe+3 हैविंग 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, ओके। T2G3 एंड Eg2 कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5, ओके। तो देखिए इस पेयर में अगर हम बात करें तो इस पेयर में हमारा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो मैच नहीं खा रहा है। चलिए आगे और हम देख लें तो क्रोमियम+2, ओहो ये तो दोबारा वही कॉम्प्लेक्स आ गया फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। N जो आ रहा था आपका वो 4 आ रहा था, ठीक है, N4 आ रहा था वहाँ पर। इसके बाद देखिए जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का +2 कॉम्प्लेक्स है, +2 कॉम्प्लेक्स है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3d7। अब देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि T2G लोअर साइड सॉरी हाइट साइड पर होता है और Eg जो है वो लोअर साइड पर। इवन वो जो है E हम वहाँ पर नोट करेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए नोटेशन E होता है वहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो देखिए क्या आप अगर देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे बच्चों और 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें 3, ओके। ये देखिए तो इसमें 4 इसमें 3 ये भी मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोबाल्ट+2, लेकिन ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट+2 हैविंग 3d7 कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग वहाँ पर होगी नहीं। तो अगेन T2G और Eg स्प्लिटिंग, तो इसमें कितने आ जाए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3। देन फाइनली Fe+2 वाटर के साथ, ये रिपीट हो रहा है क्या, Fe+2 ये वाला, ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4, तो यहाँ पर 3 एंड 4 और 4 ये तो मैच नहीं खा रहा है, तो आंसर अपना आ जाएगा फर्स्ट। तो दोनों जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हैं उनमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये मैच खा गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन है द कंबंशन ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर। तो देखिए एस ब्लॉक का क्वेश्चन है और एस ब्लॉक में अगर आपको याद हो तो इम्पोर्टेंट हम टिक करते हैं ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ जो रिएक्शंस होती हैं एल्कली मेटल की उनको हम इम्पोर्टेंट टिक करते हैं। तो देखिए एस ब्लॉक के साथ यहाँ पर उसी में से एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मेजर ऑक्साइड जो बनता है वो बताना है। आप सब जानते हो बच्चों कि जब हम लिथियम को जब हम लिथियम को ऑक्सीजन के एक्सेस में हीट करते हैं बच्चों, तो लिथियम जो है वो बनाता है सिंपल ऑक्साइड, ओके। यहाँ पर ये जो आएगा बच्चों ये आ जाएगा आपका सिंपल ऑक्साइड। अगर हम सोडियम की बात करें तो बच्चों सोडियम को जब हम हीट करेंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तो वहाँ बताइए क्या बनेगा। सोडियम वहाँ पर मेजर ऑक्साइड जो बनाता है वो बनाता है पर ऑक्साइड, ओके। इट इज ए पर ऑक्साइड वहाँ पर बनेगा। और बाकी की जो रिमेनिंग है जैसे पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, यहाँ पर पोटेशियम दिया हुआ है तो फिलहाल हम पोटेशियम की बात कर लें। लेकिन पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तीनों को जब हम ऑक्सीजन के एक्सेस में हीट करते हैं तो मेजर वहाँ पर जो बनता है वो आपका बनेगा सुपर ऑक्साइड, ओके। सुपर ऑक्साइड वहाँ पर वो बनेगा। तो आप मैच कर लीजिए, फर्स्ट आंसर जो है वो सही वहाँ पर अपन कंसिडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है प्लेटिनम और इथाइलिन डाइएमीन और नाइट्राइट, वहाँ पर 2 नाइट्राइट लिगेंड यूज़ किए गए हैं और आपसे पूछा है कि इसमें टोटल पॉसिबल आइसोमर्स आपको बताने हैं। देखिए जैसे मॉडरेट इजी क्वेश्चन आप मान सकते हैं, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमने क्लासरूम में डीपीपी या शीट में आपने सॉल्व किए हैं। इवन इससे बहुत अच्छे बेटर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो बच्चों देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इथाइलिन डाइएमीन में दोनों डोनर साइड वहाँ पर नाइट्रोजन होते हैं। तो अब देखिए ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का एक केस हो गया, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स जो है कुछ इस तरह का हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेड एक जैसे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स है, देखिए
ये देखिए इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, क्या उस कॉम्प्लेक्स में आपको स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल? देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स तो स्क्वायर प्लेनर में वैसे ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ पाती है। अगर हम जीआई की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें, तो इसमें हमें, इस वाले केस में हमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहां पर नहीं मिलता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें होगा नहीं, इसमें एक ही आइसोमरिज्म हो सकती है और वो है लिंकेज आइसोमरिज्म, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है दोनों। तो देखो पॉसिबल केसेस क्या बन सकते हैं, एक पॉसिबल केसेस ये बन सकता है जिसमें दोनों नाइट्रोजन जो है डोनर एटम की तरह यूज हो सकते हैं। देखिए दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह यूज हो सकते हैं। दूसरा पॉसिबल केस बच्चों यहां पर ये बन सकता है, देखिए ये तो इथाइलिन डायमीन है, यहां पर मैंने केवल उसका डोनर एटम वहां पर लिखा है। इट मे बी पॉसिबल कि एक नाइट्रोजन डोनर साइट हम यूज कर लें और एक ऑक्सीजन डोनर साइट हम यूज करें, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एज ए डोनर साइट हमें वहां पर मिल जाए। बच्चों एक पॉसिबिलिटी और यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो, किस तरह से, देखिए कि अगर हम देखें तो ये तो देखिए सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इट मे बी पॉसिबल कि नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो, इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी आपको देखने को मिल सकती है। तो डोनर एटम जो है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों हो सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये टोटल पॉसिबल आइसोमर बच्चों, हमें टोटल पॉसिबल आइसोमर इस कॉम्प्लेक्स के कितने वहां पर फाउंड होंगे, 3। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हीटिंग इफेक्ट या टाइप ऑफ रिएक्शंस का क्वेश्चन मान सकते हो, ब्लॉक केमिस्ट्री पी ब्लॉक का क्वेश्चन वहां पर मान सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट बच्चों, लेड नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट याद है क्या आप लोगों को? देखिए आपको पता हो तो नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट हमने इंपॉर्टेंट टिक मार्क किया था, आपको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कराया था, तो वही हीटिंग इफेक्ट यहां पर आ गया है। और याद करो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आपको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कराए थे, तो जितना भी आपको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कराया था मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पोर्शन से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड और NO2 ब्राउन कलर का गैस वहां पर हमें मिलेगा। ओके, ब्राउन कलर का गैस हमें मिलने वाला है, इसे नोटेशन हमने दिया है एक्स। लेकिन नोटेशन ABC XYZ इस तरह से कुछ आए थे वहां पर, उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखिए क्या है, जब हम एक्स को कूल करते हैं, याद करो इसका डाइमर बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में चले जाइए, और जब आप इसको कूल करते हो वहां पर कूलिंग इफेक्ट लिखा हुआ है देखिए वहां पर, तो जब आप इसको कूल करोगे वहां पर तो ये अपने डाइमर में चेंज हो जाएगा। तो कूलिंग हम करेंगे तो NO2 जो है वो अपना डाइमर बनाएगा N2O4, ये आपका हो गया Y। ओके, और इस N2O4 की जब हम NO के साथ में रिएक्शन कराते हैं, इस N2O4 की हम NO के साथ में रिएक्शन कराते हैं, NCERT में आपका जो ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है 15th ग्रुप में, वो जो आपका टेबल जो दिया हुआ है उसमें सारे ऑक्साइड दिए हुए हैं, उनकी रिएक्शंस में आपको ये मिल जाएगा वहां पर, ध्यान रखिए। तो ये देखिए, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, N2O3। और देखिए इसने ये भी बोला है कि ये जो Z है ब्लू कलर का सॉलिड या लिक्विड, वहां पर हम इसको कंसीडर करते हैं, और इसने इसी ब्लू लिक्विड यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा N2O3Z, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट पर कमेंट करने के लिए कहा है। तो बड़ी आसानी से हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट कर सकते हैं बच्चों। तो कितना आ जाएगा, +3। तो +3 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन में वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आप बोल सकते हो उसको। मतलब जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उससे थोड़ा सा हम टफर साइड पर इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अप्रोचेबल क्वेश्चन है। अगर आपको वहां पर हीटिंग इफेक्ट अगर आपको आता है वहां पर टाइप ऑफ रिएक्शंस का, और अगर आपको वहां पर ऑक्साइड और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का जो इन्फॉर्मेशन हमने जो कलेक्ट किया था, याद करो NO और NO2, बेसिकली इसे आप NO2 की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो NO और NO2 मिलकर N2O3 बनाते हैं। और देखिए हिंट है कि उसने कहा ब्लू लिक्विड या सॉलिड, तो अगर आप देखोगे वहां पर तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बच्चों ब्लू लिक्विड या सॉलिड N2O3 होता है। ये भी एक हिंट है जिससे हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट जो है N2O3 है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें प्रेडिक्ट करने के लिए कहा गया था, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा +3, यानी कि आंसर जो भी +3 का ऑप्शन आपके था, यहाँ तो खैर हमने रैंडमली लिखे हुए हैं, लेकिन जो भी ऑप्शन +3 था वो हम करेक्ट कंसिडर करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों मेटलर्जी पर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। मेटलर्जी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब यूं मान लीजिए कि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मेटलर्जी से पूछा है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वहां पर। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट देखेंगे, देखिए स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है बच्चों, मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर निकल। देखो अगर आपको याद हो तो निकल का जो प्यूरिफिकेशन हम करते हैं, अब देखिए रिएक्शंस तो क्या लिखूं मैं, आप जानते ही हो। जैसे निकल इम्प्योर जो होता है उसका वेपर फेज रिफाइनिंग हम जब करते हैं तो लेस थर्मल स्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल कार्बोनाइल बनता है। और इस वोलेटाइल कार्बोनाइल को फर्दर जब हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये निकल अलग हो जाएगा इससे, और ये देखिए ये रिसाइकिल हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, और निकल जो है यहाँ पर प्योर कंडीशन में हमें मिल जाएगा। तो ये एक वेपर फेज रिफाइनिंग का मेथड है, तो बिल्कुल सही है। ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। बी क्या है, वॉन आर्कल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, बिल्कुल सही है। बोरोन, बिस्मेट, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफिनियम, इन सब के लिए हम वॉन आर्कल लगाते हैं। इट ऑल्सो वेपर फेज रिफाइनिंग मैथड, बट यहाँ पर हम वॉलेटाइल कार्बोनाइल नहीं बनाते, वॉलेटाइल आयोडाइड यहाँ पर बनाते हैं। तो हमारा जो भी मेटल है टाइटेनियम या जिरकोनियम हो सकता है, इसको जब हम आयोडीन के साथ में हीट करते हैं तो वॉलेटाइल हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनता है, ये देखिए MiO4, जिसे फर्दर हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। I2 जो है वो रिसाइकिल हम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट क्या है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, देखिए सिल्वर का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सिल्वर फॉर्म एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको याद हो तो जैसे लीचिंग प्रोसेस की हम बात करें या साइनाइड प्रोसेस की बात करें, या सिल्वर का वह कॉम्प्लेक्स जो साइनाइड के साथ बनता है, मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। और याद करो हम इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके वहां पर चलते हैं, पहले भी ये कई बार पूछा गया है। तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्या बच्चों, बिल्कुल सही है। इसमें Ag+ जो है वो एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में वहां पर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर KCN लिया तो पोटेशियम, NaCN लिया तो उससे खैर कैटायनिक पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, सिल्वर जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। डी क्या है देखिए, इन मेटलर्जी ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड। याद करो बच्चों, आयरन का मेटलर्जी, ब्लास्ट फर्नेस में चले जाइए, ब्लास्ट फर्नेस में आप स्लैग फॉर्मेशन जो एरिया है, जोन जो है, उसमें आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि 700 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को मिलता है तो ये इसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है और ये आसानी से डीकम्पोज कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों एक बेसिक फ्लस्क की तरह वहां पर काम करता है। बेसिक फ्लस्क हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मेजर इंप्योरिटी होती है SiO2 की। SiO2 की इंप्योरिटी बीइंग एसिडिक, ये आसानी से स्लैग फॉर्मेशन वहां पर करेगा। तो A भी सही हो गया, B करेक्ट है, C करेक्ट है और D भी करेक्ट है। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर हम कहें कि ये देखिए ये ऑप्शन जो है जिसमें ABCD है, ये आपका करेक्ट वहां पर हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट जो है इसके वो करेक्ट वहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए मेटलर्जी के बाद में यहां हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया है। अगर हम देखें तो देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। लास्ट जो कल जो पेपर हुआ था उसमें केमिकल बॉन्डिंग के आसान क्वेश्चन थे। इस शिफ्ट में केमिकल बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन वहाँ पर नहीं है। खैर जो भी क्वेश्चन है वो आसान ही है, लेकिन देखिए तो क्या क्वेश्चन है, आपको दो एलिमेंट दिए हुए हैं। एक एलिमेंट A जो आपको दिया हुआ है वो 101 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और B एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 104 और कुछ स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट वहाँ पर बताना है। देखिए ये जो एलिमेंट है 101, अगर आपको पता हो तो बच्चों एक्टिनॉइड जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो एक्टिनॉइड का एटॉमिक नंबर बच्चों स्टार्ट होता है 89 से 103 तक एक्टिनॉइड हम कंसीडर करते हैं। तो बिल्कुल एक्टिनॉइड, तो ये जो है एलिमेंट A हैविंग एटॉमिक नंबर 101, ये एक एक्टिनॉइड है। एक्टिनॉइड बच्चों ग्रुप एक्टिनॉइड का थर्ड ग्रुप में हम एक्टिनॉइड को कंसीडर करते हैं।
निश्चित रूप से आप जानते हो। तो इसका जो ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप है वहाँ पर, और थर्ड के जस्ट बाद 104 जो है वो आपका फोर्थ ग्रुप में वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फोर्थ ग्रुप में आएगा। तो ऑप्शन ए देखिए, एलिमेंट ए इज एक्टिनॉइड, बिल्कुल सही है। एंड बी जो है वो फोर्थ ग्रुप को बिलोंग करता है। इसी तरह के कुछ ऑप्शंस थे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन करेक्ट जो आंसर है वो यही था वहाँ पर। तो एलिमेंट ए एक्टिनॉइड, बी जो है सिक्स पीरियड नहीं होगा। एलिमेंट बी एक्टिनॉइड, बी तो एक्टिनॉइड होगा ही नहीं, यानी कि हम आसानी से बता देंगे कि ए एक्टिनॉइड है। और बी का जो जस्ट 103, देखिए 89 से 103 तक तो थर्ड ग्रुप में एक्टिनॉइड हम कंसिडर करेंगे, और 104 जस्ट आगे वाला फोर्थ ग्रुप वहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर आता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया अगर आपको है, तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए ये देखिए केमिकल बॉन्डिंग पर आया है एक क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट जो शिफ्ट जो हुई है, कल जो शिफ्ट हुई थी, उनसे बेटर क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए लेकिन वेल नोन क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फर्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। और बच्चों याद करो, ऐसा एक क्वेश्चन हम फर्स्ट लेक्चर में हम अपने नोटबुक में भी कवर करते हैं। तो मतलब पेपर तो यूँ समझ लीजिए आपको जो भी पढ़ाया गया है सब उसी में से है, बाहर से कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ पर सही होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को, आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बच्चों हम कंसीडर करते हैं, बेसिकली देखिए इस तरह का वो ग्राफ दिया हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है इस एक्सिस पर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इस एक्सिस पर दिया हुआ है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है बॉन्ड लेंथ, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप बच्चों हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। तो ये गैप जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, और ये गैप, ये जो गैप जितना कम होगा मतलब बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। तो क्या है, डी हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए अगर हम वहाँ पर देखें तो डी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसने कहा कि सबसे ज़्यादा वहाँ कंसिडर करेंगे। देखिए अगर ऐसे समझिए आप, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। ऐसे समझ लो, जैसे मान लो एक HF बॉन्ड है, एक HCl बॉन्ड है, एक HI बॉन्ड वहाँ पर है। तो अब बताओ सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होगा। देखिए सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होगा HF बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी सबसे कम होगी उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वहाँ पर हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे। और देखिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा आएगा वहाँ पर, यानी कि ये स्टेटमेंट वहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जो है डी का वो कम वहाँ पर होगा, है ना। ए और बी और सी में, वहाँ पर बी सी डी में अगर हम कंपेयर करें तो इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका कम कंसिडर किया जाएगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड इज ग्रेटर देन ए सी, चेक कर लो बॉन्ड लेंथ। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए जैसे ये देखिए ए बी का बॉन्ड लेंथ है ये डिस्टेंस, ठीक है, और ए और सी का जो बॉन्ड लेंथ है वो है ये। तो बताओ ए बी का ज़्यादा हुआ है ए सी का ज़्यादा हुआ ना, तो ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ए डी हैज़ मिनिमम बॉन्ड लेंथ। भैया ए डी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है। इन सभी कंपाउंड जो हैं, ये जो चारों कंपाउंड है, इनमें ए डी का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। ए बी हैज़ मोस्ट स्टिफ, स्टिफ बोले तो स्ट्रॉन्ग, या जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है बच्चों, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वही होगा जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। और बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका है, ए बी का। तो सबसे मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए बी का आएगा। और अगर मिनिमम पूछे तो ए डी का बॉन्ड जो है वो सबसे वीक होगा, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने जो आज के मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे वो डिस्कस किए। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो फर्दर हम डीजे सर अभी आते हैं और डिस्कस करते हैं। So students, let's move to another question. So this question is from physical chemistry section. अब इस क्वेश्चन में लिखा है how many grams of ammonia are produced when 2.8 kg of nitrogen reacts with 1 kg of hydrogen. तो whenever we have to solve such kind of questions, तो हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, और उसके बेसिस पे हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अमोनिया की मोल्स या फिर उसका जो मास है वो कितना प्रोड्यूस होगा। सो
हमारे पास सबसे पहले बैलेंस्ड रिएक्शन लिखेंगे. तो when we are writing balanced reaction, तो N2 reacts with thrice of hydrogen, it produces twice of ammonia. सब ये आपने बैलेंस रिएक्शन लिखनी है. इसके बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स लिखने पड़ेंगे. तो वी हैव टू राइट नंबर ऑफ मोल्स. तो 2.8 kg के हिसाब से इसके ग्राम्स हो जाएंगे 2800. मॉलिक्यूलर मास 28 होता ही है इसका. मोर ओवर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स लिखने पड़ेंगे. तो 1000 ग्राम्स डिवाइड बाई 2, ये आपका ऑलमोस्ट 100 आ जाता है. एंड इट कम्स अराउंड 500. एंड इसके जो मोल्स हमें बताने हैं, शुरू में तो ऑलमोस्ट होगा ही नहीं, तो आफ्टर द रिएक्शन कितना होगा बताना पड़ेगा. तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, बिकॉज 1:3 के रेशियो में नहीं है, ज़्यादा रेशियो में प्रेजेंट है. तो यहाँ से इसके मोल्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे. और यहाँ से जब इसके मोल्स बचेंगी वो होंगे 500 - 300, बिकॉज 300 ही यूज़ हो पाएंगे. सो इसके 200 मोल्स बच जाएंगे. सिमिलरली अमोनिया के जो मोल्स है 1:2 के रेशियो में प्रिपेयर होंगे. सो यहाँ पे इसके 200 मोल्स प्रिपेयर हो जाएंगे. फिर इसका जब मास हमें पता करना है तो विल कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया. So that will turn out to be its number of moles into its molecular mass. तो 17 into 200, तो 3400 grams इसके मास प्रेजेंट होगा आफ्टर द रिएक्शन. सो इट वॉज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन. बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है, उसमें आप क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स सेक्शन, क्लास 12th का सेक्शन है ये. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक नॉलेज रिक्वायर होगी. बस फर्स्ट ऑर्डर की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, रेट इक्वेशन, एंड उसके बेस पे आप इसको लगा सकते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन सेज दैट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड 75% इन 90 minutes, देन टाइम फॉर 60% कंप्लीशन विल बी. तो हमें बताना है कि 75% जब कंप्लीट हो गया तो उसको 90 मिनट लग रहे हैं, और जब 60% कंप्लीट होगा तो कितना टाइम लगेगा वो बताना है. तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे लगा देनी है, रेट लॉ. सो 2.303 डिवाइड बाई के, द रेट कांस्टेंट log C0 by Ct. C0 is the initial concentration, Ct is the time concentration after time t. So basically this question will involve only this equation. तो हमारे पास जो फर्स्ट डेटा है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. तो 90 minutes by k log. अज्यूम कर लेते हैं कि शुरू में कॉन्सेंट्रेशन 100 है. आफ्टर टाइम ऑफ 90 minutes कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट विल बी ओनली 25, बिकॉज 70% हमें कंप्लीशन कर देना है. नेक्स्ट डेटा हमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए तो हमें टाइम पता ही करना है. तो उसके लिए जो भी डेटा दिया गया उसको अप्लाई कर लेते हैं. तो 60% कंप्लीट हो गया, तो अज्यूम करते हैं शुरू में 100 रहा होगा, एंड आफ्टर द टाइम t वो 40 रह जाएगा. सो व्हेन यू सॉल्व दीज इक्वेशंस 1 and 2, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1 है और दिस इज इक्वेशन 2, एंड व्हेन यू डिवाइड 1 and 2, तो यहाँ से पूरा सॉल्व होके बन जाएगा 90/t. ये चीज़ दोनों कैंसिल ऑफ हो जाएंगी. ये आपका log 4 रहेगा, दिस विल बी log 2.5. and the time t after solving it will be around 60 minutes. So it was a pretty basic question involving basic knowledge of chemical kinetics. बहुत easy question था, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे. ओके, सो नाउ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, अब ये जो क्वेश्चन है अगेन लिक्विड सॉल्यूशन का है, क्लास 12 सेक्शन से है. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एंड इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ राल्स लॉ की बेसिक नॉलेज चाहिए, एंड देन यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Now the question says that an ideal solution containing 3 moles of N-heptene and 1 mole of N-hexene has total vapor pressure of 550 mm of mercury. जब उसमें 1 मोल आपने N-heptene डाल दिया है और एक्स्ट्रा, तो वेपर प्रेशर 10 mm of mercury से और बढ़ गया. So what we have to find is the vapor pressure of pure N-heptene. तो प्योर N-heptene का वेपर प्रेशर कितना होगा वो हमें बताना है. सिंपल सी इक्वेशन है, टोटल प्रेशर PA0 मोल फ्रैक्शन ऑफ A, PB0 मोल फ्रैक्शन ऑफ B. ये पिरोल्स लॉ की इक्वेशन है. दो जब सॉल्यूट एंड सॉल्यूट मिक्स होते हैं, तो यहाँ पे किसी को भी आप सॉल्यूट के हिसाब से अरेंज कर लीजिए.
तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है दैट इज इनिशियली गिवन एज 550 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, पी नॉट ऑफ हेप्टेन उसका मोल फ्रैक्शन होगा 3/4, पी नॉट ऑफ हेक्सेन उसका मोल फ्रैक्शन होगा 1/4। ये इनिशियल कंडीशन है। अब जो इनिशियल कंडीशन है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमें 1 मोल ऑफ जो हेप्टेन है वो भी मिक्स करना पड़ेगा। तो हमारा जो नया टोटल प्रेशर हो जाएगा, तो इसके मोल्स हो जाएंगे 4/5 के हिसाब से मोल फ्रैक्शन बन जाएगा 4/5। ओके, इसके बाद में आप हेक्सेन के लिए लिखेंगे तो हेक्सेन के मोल्स तो चेंज होने वाले नहीं है, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन अब हो जाएगा दैट विल बी 1/5। अब इक्वेशन 1 ये बन जाती है, इक्वेशन 2 ये बन जाती है, तो इट्स लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ऑफ जो हेप्टेन यहाँ बनेगा, इट विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल था, एंड इसको आसानी से आप अटेम्प्ट करके आसानी से नंबर ले सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। इसको दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। Okay, so students, let's move on to another question. Okay, so this question has come from the biomolecule section of class 12th again. So basically इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है which of the following statement is correct for the structure of maltose। तो maltose के स्ट्रक्चरली कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो हमें बताना है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस के लिए पूछा गया है, तो आपको माल्टोस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड देन ओनली यू कैन टेल अबाउट द एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल ग्रुप्स क्या होंगे नहीं होंगे उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस ही बनाना पड़ेगा एंड उसी के बाद में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो माल्टोस का स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है, आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। So this is the structure of maltose, and when you look at the structure of maltose तो हमें यहाँ पे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन आपका हेमी एसिटल लिंकेज रखा हुआ है। तो यहाँ पे हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोक्सी ईथर दोनों लिंकेज प्रेजेंट है। इस वाले कार्बन के ऊपर 2 ईथर अटैच हैं, तो ऑब्वियसली ये एसिटल लिंकेज है। तो इसका मतलब एक एसिटल लिंकेज है, एक हेमी एसिटल लिंकेज है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन 3 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो ओके, सो इट वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन अगेन, एंड बस आपको माल्टोस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए एंड ईजिली आप इस क्वेश्चन को स्कोर कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, और वो भी इवन टाइप एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है उसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज और थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, द क्वेश्चन सेज दैट व्हेन नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नियोपेंटाइल अल्कोहल होता क्या है। इसमें आप आधे बच्चे फंस जाएंगे कि नियोपेंटाइल अल्कोहल एक्चुअली होता क्या है। तो व्हेन नियोपेंटाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो वहाँ से आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे A एंड B, और एक की जो परसेंटेज है दैट इज़ अराउंड 85% एंड दूसरे की 15% है, और आपको A और B बताने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नियोपेंटाइल अल्कोहल होता क्या है, तो इसमें आपको एक 3 डिग्री अल्कोहल के आगे यहाँ पे एक 3 डिग्री जो अल्काइल ग्रुप है उसके आगे CH2OH लगाना पड़ेगा। इट विल बी नोन एज नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब इस नियोपेंटाइल अल्कोहल में हम रिएक्शन कराएंगे H+ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होके बाहर आ जाएगा। तो H+ विल अटैक ऑन द ओवर सेक्शन, द वाटर मॉलिक्यूल विल कम आउट एंड इट विल फॉर्म 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आपका जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो यहाँ बन जाएगा, बट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल नहीं होता है, that will rearrange itself into a more stable form, that is a 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ से मिथाइल ग्रुप विल माइग्रेट, तो यहाँ से माइग्रेशन हो जाएगा,
और आपका मिथाइल ग्रुप माइग्रेट होकर CH2 पे चला जाएगा। द कार्बोकेटाइन विल शिफ्ट ऑन टू दिस कार्बन। तो इस तरह से आप माइग्रेशन कार्बोकेटाइन का करेंगे। आफ्टर दिस आपको यहाँ से एलिमिनेशन करनी है, तो एलिमिनेशन करने के लिए आपको कार्बोकेटाइन के आगे वाला जो कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। तो आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और दोनों मिथाइल में से किसी से भी रिमूव कर सकते हैं। तो व्हेन वी रिमूव H+ फ्रॉम दिस सेक्शन, यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ से दो तरह के एल्कीन आपको मिलेंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड से CH3, CH2 एंड CH3, एक तो ये एल्कीन मिलेगी और इसके अलावा द अनदर एल्कीन विल बी CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, एक ही एल्कीन मिलेगी। सो इफ यू लुक एट बोथ द एल्कीन्स, तो ये एल्कीन कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। सो इट विल बी A एंड दिस वन विल बी B। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा एलिमिनेशन रिएक्शंस में। सो इट वाज इवन रिएक्शन। तो ये आपकी जो रिएक्शन है वो इवन एलिमिनेशन है एल्कीन्स के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मॉडरेट है, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अब इस क्वेश्चन में बेसिक नॉलेज हमें थोड़ी आइसोमेरिज्म की होनी चाहिए। द कंपाउंड A C8H8O2 रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन FeBr3 एंड बोलता है कि इट गिव्स ओनली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा। एंड A रिएक्ट्स विद सोडालाइन, इट गिव्स टॉलिन, फाइंड A, हमें A बताना है। और जो कंपाउंड शुरू में A था तो उसकी सोडा लाइम से रिएक्शन करके सिर्फ टॉलिन मिल रहा है, और अगर वह Br2 FeBr3 से रिएक्शन करता सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, तो व्हेन वी डू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो उसमें ग्रुप्स के हिसाब से पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल ऑक्यूपाई करता है। सो द ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन दे ओनली डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट अ सर्टन पोजीशन। तो अगर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो मिथाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑन अ सर्टन पोजीशन। तो मिथाइल की वजह से ही पोजीशन डिसाइड होंगी। तो मिथाइल की वजह से ऑर्थो पैरा ग्रुप जाएगा, तो दो अलग अलग पोजीशंस आ जाएंगी। बट जब हम सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं तो मिथाइल आपका हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आपका एक्टिवेटिंग इफेक्ट दिखाता है, बट यहाँ पे पोजीशन सिर्फ आपको या तो ये मिलेगी या फिर ये मिलेगी, ऑर्थो, दोनों ऑर्थो हैं सेम पोजीशन, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। जब आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा तो हमारी एक कंडीशन जो यहाँ लिखी हुई है वो फुलफिल हो जाती है, बाकी में ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ पे आप एक तरह का प्रोडक्ट बना देंगे तो मतलब कि इसकी रिएक्शन अगर मान लो आप Br2 FeBr3 के साथ में करवाते हैं, राइट, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो पोजीशन पे आप ब्रोमीन को लगा दीजिए, सिंपल है। एज सिंपल एज दैट, सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। बट दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडा लाइम इट गिव्स टॉलिन। तो ऑब्वियसली अब इसकी रिएक्शन अगर आप सोडा लाइम मतलब NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड लिटिल हीट, तो यहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा एंड द कंपाउंड विल गेट डी कार्बोक्सिलेटेड एंड अल्टीमेटली यहाँ पे आपको CO2 ग्रुप एलिमिनेट करके CH3 मिलेगा जो कि आपका सिंपल सा टॉलिन है। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन प्रीटी इजी, थोड़ा टॉपर स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा एवरेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ रहेगा बिकॉज उनको थोड़ी सी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और आइसोमेरिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड KOH मिक्सचर। तो क्लोरोफॉर्म और KOH का जो मिक्सचर होता है ये आपकी दो रिएक्शंस में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन रिमोटिमन रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो यूज इन कार्बोलामाइन रिएक्शन। बट हमें कौन सी रिएक्शन के लिए पूछा गया है वो हमें जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हमारे जो चार ऑप्शंस हैं उसमें या तो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है या फिर कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक अमीन ग्रुप के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जब तुम अमीन ग्रुप के आइडेंटिफाई करोगे तो आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए कंपाउंड के, एंड मोर ओवर जब स्ट्रक्चर्स देख लोगे तो उसमें आप देखोगे कि NH2 ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है। सो व्हेनेवर NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट द रिएक्शन विच विल बी यूज्ड
विल बी नोन एज कार्बेलामाइन रिएक्शन। तो आपकी जो कार्बेलामाइन रिएक्शन होती है, इट इज़ बेसिकली द रिएक्शन ऑफ अमीन्स विच चेंजेस इट इनटू, तो आपके जो क्लोरोफॉर्म और KOH का जो मिक्सचर है इसको आइसोसानाइड में चेंज कर देता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर में NH2 होगा। तो स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही है। तो अब जब तुम एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाते हो सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। अब यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आपका क्या करेगा, कार्बेलामाइन टेस्ट दे देगा। अब आपका जो लाइसिन होता है अमीनो एसिड होता है, तो लाइसिन के स्ट्रक्चर में भी आपका NH2 प्रेजेंट होता है। तो इट हैज़ 2 NH2 ग्रुप्स, तो दोनों ही आपके NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो अमीन जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे कार्बेलामाइन रिएक्शन आ जाएगी, मतलब द कंपाउंड कैन रिएक्ट विद अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए नाइट्रोजन बेसिस के या फिर अमीनो एसिड्स के। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक कंपाउंड ड्रॉ करा गया और उसमें 4 ऑप्शंस बताए गए। ऑप्शंस किस टाइप के लिए पूछा गया है राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो बेसिकली IUPAC नेम जब भी हम किसी कंपाउंड के लिए आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें फंक्शन ग्रुप्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से ग्रुप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए प्रायोरिटी रखता है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप है, ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसका मतलब नंबरिंग हमें वहीं से स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग 1 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपको जो नंबरिंग है आगे एक्सटेंड कैसे करनी है, वो इस तरह से एक्सटेंड करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको एक छोटा लोकेंट मिले, एक छोटा नंबर मिले। तो इसका मतलब नंबरिंग हमें यहाँ से एक्सटेंड करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। अब जब आपने नंबरिंग कर ली है तो फिर उनको ग्रुप्स को अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज कर देंगे। तो 4 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है। ऑल्दो इसको नंबर कम मिला है, इसको नंबर ज़्यादा मिला है, बट ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल से पहले आता है। सो इट विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द नेम। तो आपका 4 ब्रोमो पहले लिख दिया जाएगा, हाइफन 2 मिथाइल। अब जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी साइकिल से बाहर होता है तो उसको ओइक एसिड में एंड नहीं करना है, इट हैज़ टू एंड विद अ प्रॉपर नेम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साइक्लोपेंटेन को आप एज इट इज़ लिखेंगे एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा जो ऑप्शन 2 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन था, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। IUPAC की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इसलिए बिकॉज इसमें एक तो टेस्ट आ गया ZnCl2 वाला, क्योंकि लूकस टेस्ट बोलते हैं इसे, एंड मोर ओवर इस कंपाउंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद में इसको हाइड्रोलिसिस भी करना है और उसके बाद में एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना और एक अल्कोहल बनाना है। बट जो अल्कोहल होगा वो ऐसा होना चाहिए जो इमीडिएट टर्बिडिटी दे, किसके साथ में, ZnCl2 आपका लूकस जो टेस्ट होता है ग्रोव्स रिएजेंट उसके साथ में। अब जब तुम इसको देखते हो तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको ये देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देता है। तो इसका मतलब है कि पहले में एस्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपका एस्टर इसमें नहीं है, आपका एस्टर इसमें भी नहीं है, आपका एस्टर या तो इसमें है या फिर इसमें है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ऑप्शंस में हमें 3 डिग्री अल्कोहल कौन प्रोड्यूस करेगा, तो 3 डिग्री कार्बन तो अल्काइल ग्रुप में हमें यही दिख रहा है। तो सिंपली आप इसको जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो तो ये मिल जाएगा एसिटिक एसिड, प्लस जो अल्कोहल मिलेगा वो ये मिल जाएगा। तो एसिटिक एसिड और आपका एक 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। अब ये जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ये आपका ZnCl2 के साथ में टर्बिडिटी इमीडिएटली दे देगा। तो रेडिली इट विल गिव
टर्बिडिटी विद ZnCl2। तो बहुत ही कम नॉलेज के साथ में इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट आपको सब याद होने चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका सरफेस केमिस्ट्री वाला सेक्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है जेई मेन के हिसाब से। तो जब इस क्वेश्चन के बारे में आप देखते हैं तो इसमें आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज चाहिए फॉर दी 4 प्रोसेसेस विच आर गिवन ओवर हियर। तो 4 प्रोसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, और जब यहाँ पे 4 प्रोसेस के बारे में आपको डेफिनेशन वाइज पता हो, आपको प्रोसेस के बारे में थोड़ी जानकारी हो, थोड़ी सी नॉलेज हो, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड के लिए नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट डायलिसिस होता है, डायलिसिस एक मेथड है जिससे आप डायरेक्टली एक फ्लो होता है डिस्पर्जन मीडियम का, जिसके से कोलॉइड को आप प्योरीफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस में कुछ नहीं होता है, डायलिसिस में आप इलेक्ट्रोड्स रख दीजिए, दैट प्रोसेस बिकम इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड द प्रोसेस बिकम्स लिटिल फास्टर। द अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ स्पेशल टेक्निक इन विच अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज यूज्ड टू प्योरीफाई कोलॉइड। बट जो पेप्टाइजेशन होता है, ये पेप्टाइजेशन जो मेथड होता है, इट्स अ मेथड टू प्रिपेयर कोलॉइड फ्रॉम पीपीटी। तो प्रेसिपिटेट से कोलॉइड बनाने का ये सिंपल सा तरीका है। तो पेप्टाइजेशन आपका मेथड प्योरिफिकेशन का नहीं होता है, बल्कि ये प्रिपरेशन का मेथड होता है। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइन, अभी जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। यहाँ पे अगेन आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड है। ओके, सो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करा हुआ है, किसके साथ में? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक तरफ जिंक है, एक तरफ कॉपर है, और एक्सटर्नल बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया। जब हम एक्सटर्नल बैटरी के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो यहाँ से E0 सेल आप निकालोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, दोनों आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ से आप दोनों वैल्यूज़ को रखेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी 1.1 वोल्ट। जब आप एक्सटर्नल बैटरी को 1.1 वोल्ट से कम रखते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नॉर्मली फ्लो करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हिसाब से, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कॉपर की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन उसमें लिखा था ये ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, सॉरी यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी होगी। is more than 1.1 volt, then electron flow direction is from copper to zinc। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन बता रखी है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, यस सेकेंड ऑप्शन, इफ एम ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज लेस देन 1.1 वोल्ट देन इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 1.1 वोल्ट से अगर कम रखते हैं तो जिंक से कॉपर की तरफ जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बिहेव करता है नॉर्मली वैसे बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आपके जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो हमें बतानी है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर हम एक्सटर्नल बैटरी को 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर देते हैं तो प्रोसेस जो होगा वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्शन कर देगा उसको। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब कन्वर्जन होगा तो यहाँ पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस इन प्रेजेंस ऑफ EMF मोर देन 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉपर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जिंक की तरफ जाएंगे। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है EMF ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज मोर देन 1.1 वोल्ट देन इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन इज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर आपने एक्सटर्नल बैटरी को एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट के बराबर कर दिया तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। तो इफ EMF ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट देन नो इलेक्ट्रॉन फ्लोज। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है ऑब्वियसली उसे इनकरेक्ट होना ही पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे एक इनकरेक्ट नॉलेज दी गई है जो कि नहीं होती है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड रीड सच सेल्स। तो पहले 1.1 वोल्ट से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, 1.1 वोल्ट पे सेल की तरह बिहेव नहीं करेगा, वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड 1.1 वोल्ट से अगर ज़्यादा कर दिया देन इट विल बिकम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये, बट हो सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन हैज़
अ सर्टन इंफॉर्मेशन अबाउट इक्विलिब्रियम, तो उसमें लिखा है एट इक्विलिब्रियम फॉर अ सर्टन रिएक्शन ए टू बी, ए टू बी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है। अब जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो उसमें बताया गया है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इसमें चारों में से कौन सा ग्राफ या कौन सा पर्टिकुलर प्लॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम इज अ सर्टेन कंडीशन in a chemical reaction in which rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। तो दो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों रेट्स बराबर हो जाती हैं। जब दोनों रेट्स बराबर होंगी तो हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है टाइम के साथ में, बट अगर यहाँ पे देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट टाइम के साथ में एक ही पॉइंट पे आगे कन्वर्ज हो गई हैं। तो इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्विलिब्रियम पे इक्वल हो जाती हैं। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बच्चे इसको नहीं छोड़ेंगे, आसानी से कर लेते हैं, नंबर ले लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। अगेन इससे इजी क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पूछा जा सकता। पूछा गया है इन विच रीजन लाइंस ऑफ बामर सीरीज आर प्रेजेंट। तो बामर सीरीज के लिए कौन सा रीजन प्रेजेंट होगा। तो बामर सीरीज की बहुत बेसिक नॉलेज है कि बामर सीरीज होता है आपका विजिबल रेंज में होता है। बस विजिबल रेंज आप देखे और झट से टिक कर दीजिए उस पर, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन में नहीं होता, अल्ट्रावायलेट में नहीं होता, रेडियो वेव कोई रीजन नहीं होता, इट्स अ ईएम वेव, इट्स नॉट अ रीजन। तो यहाँ पे विजिबल रेंज में वो चला जाएगा। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से नंबर बच्चे यहाँ से ले जा सकते हैं। ओके, सो नाउ अनदर क्वेश्चन। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड क्लास 11 सेक्शन से है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज स्टेटमेंट्स थोड़ी भारी भरकम है इन फॉर केस ऑफ आइडल गैसेस। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमें कौन से स्टेटमेंट्स कितनी सही हैं वो हमें बतानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, यू एंड एच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी आइडल गैस के लिए जो यू और एच होते हैं फंक्शन के ही टेम्परेचर के ही फंक्शन होते हैं। सो फॉर एन आइडल गैस U and H are function of temperature। तो U जो होता है आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F/2 इंटू N इंटू R इंटू T। तो U आपका टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर ओवर जो आपका H होता है एंथैल्पी वाला सेक्शन वो U प्लस PV फंक्शन के बराबर होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि H और U दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट मतलब कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। द कंप्रेसिव फैक्टर कैन नॉट बी 1। किसी भी आइडल गैस के लिए कंप्रेसिविटी फैक्टर जो होगा Z वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो किसी भी गैस के लिए हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू Z इंटू N इंटू R इंटू T। तो PV इक्वल टू NRT तो आइडल गैस की इक्वेशन होती है। तो PV इक्वल टू NRT अगर आपको प्रूव करना है दैट मीन्स Z जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट लिखा है कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो थर्ड पे चलते हैं, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो एट एनी फॉर एनी आइडल गैस द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा R के बराबर होता है। तो इसकी डेरिवेशन प्रेजेंट है थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपका C स्टेटमेंट भी सही होगा। नेक्स्ट इज डेल्टा U इक्वल्स टू CV dt फॉर ऑल प्रोसेस। तो बेसिकली क्या होता है कि डेल्टा U जो होता है वो आपका NCV डेल्टा T के बराबर होता है। dt भी लिख सकते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज एंड वैल्यू ऑफ n जब 1 पुट करेंगे तो डेल्टा U जो हो जाएगा वो हो जाएगा CV डेल्टा T। तो इसका मतलब है कि आपका D स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ACD स्टेटमेंट सही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो आप दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। फाइन। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ स्टोकियोमेट्री, बट इसमें आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन भी इन्वॉल्व है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपको रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। कौन किस में रिडक्शन होगा, कौन किस में ऑक्सीडेशन होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में 20 ml 0.2 ग्राम H2O2 इम्प्योर सोल्यूशन दिया हुआ है। उसकी रिएक्शन हमें 0.316 ग्राम ऑफ KMnO4 के साथ करवानी है और हमें बताना है कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2O2 की कितनी है 0.2 ग्राम में। तो जब भी आपका H2O2
MnO4 नेगेटिव आयन पर मैंगनीट आयन के साथ रिएक्शन करता है तो वो खुद तो Mn2+ में रिड्यूस होकर चला जाता है और इसका ऑक्सीडेशन कर देगा O2 में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -1 स्टेट में है, यहाँ पे मैंगनीज +7 में है, यहाँ मैंगनीज +2 में है और यहाँ पे 0 में है। तो इसका जो n फैक्टर आप निकालोगे वो आपका होगा 2, इसका n फैक्टर निकालोगे वो होगा 5। फिर लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अप्लाई करना है, तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4। अब जब अपनी आपके यहाँ से सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्योंकि हमें इसका मास पता करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास 34 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर 2, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.316 बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास 158, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, एंड n फैक्टर 5। तो यहाँ से सॉल्व करके जो x है जो कि मास है H2O2 का, दैट विल टर्न आउट टू बी 0.17 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.17 ग्राम हो जाएगा। परसेंटेज प्योरिटी आपको निकालनी है, तो 0.17 या इनिशियल 0.2 इंटू 100 आपको यहाँ से 85% आ जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी है बट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, नॉलेज होनी चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और उन सबकी रिएक्टिविटी बतानी है SN1 के लिए। तो एक्वस AgNO3 के साथ में रिएक्शन करनी है सभी कंपाउंड्स की, बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 क्या होगा। तो जब SN1 की बात करते हैं तो किसी भी अल्काइल हैलाइड को आप SN1 के थ्रू ले जाते हैं, तो पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे सब जगह कार्बोकेटाइन आपको बताने पड़ेंगे, तो सब जगह से आपका हैलाइड हटा दीजिए और वहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दीजिए। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, थर्ड पे ये वाला कार्बोकेटाइन है, फोर्थ वाले पे ये वाला कार्बोकेटाइन है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है स्टेबल है बिकॉज ये एरोमेटिक है, ये वाला कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है, एरोमेटिक है, प्लस इसका रेजोनेंस इफेक्ट भी आ रहा है और ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई है। अगले ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है एंड आपका +I है, तो थोड़ा कम स्टेबल होगा, ऑल्दो स्टेबल होगा। ये वाला कार्बोकेटाइन में आपका जो NO2 ग्रुप है ये आपका -I इफेक्ट शो करेगा, तो ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन में देखते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी में होगी, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा कार्बोकेटाइन एज वेल एज +R इफेक्ट है। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो होगा B, सबसे पीछे आ जाएगा D, तो B सबसे आगे, D सबसे पीछे, A B से पीछे रहेगा बट C से आगे रहेगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जेईई मेन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ये आपका एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट है जेईई मेन के हिसाब से क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपाउंड हमें दिया गया है वो एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेन रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है C2H5 MgBr NH3O+। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी साइनाइड है यहाँ पे, तो साइनाइड के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे क्या होता है, आपका पहले इमीन बनता है और जब इमीन वहाँ बन जाएगा उसके बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है एंड वहाँ पे वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इमीन बना के हम उसको सीधा ही कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे आपने इसको कीटोन में कन्वर्ट किया तो C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 ये वाला कीटोन यहाँ मिल जाएगा। अब ये जो कीटोन मिला है उसके बाद फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करनी है, हाइड्रोलाइज करनी है,
तो एक कीटोन के ऊपर जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद में आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहाँ पे एक 3 डिग्री अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो विल ड्रॉ दैट 3 डिग्री अल्कोहल तो आपने ये 3 डिग्री अल्कोहल बना लिया। अब क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने हैं फाइनल प्रोडक्ट में, तो फाइनल प्रोडक्ट में मिल गया है। अब इसमें कायरल सेंटर्स ढूंढने हैं, मतलब ऐसा कोई कार्बन जिसमें 4 ग्रुप्स अलग हो वो आइडेंटिफाई कर लेना है। ये वाला कार्बन आपका कायरल है, दिस कार्बन इज कायरल, दिस कार्बन इज कायरल एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऐसे सेंटर्स हैं जो कायरल की तरह बिहेव करेंगे। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो जेई मेन का जो 4 सितंबर का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं। सभी क्वेश्चंस में ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो पेपर थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है, बट क्वेश्चन बहुत आसान भी रहे, तो एवरेज स्टूडेंट आराम से इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड ईजिली दे कैन स्कोर ऑफ। थैंक यू।